हिंदी द्वार ज्ञान का सागर चैनल में आपका स्वागत है। आज हम अपने वीडियो के 10वें भाग में आए हैं और इस भाग में हमने पिछले वीडियो में पढ़ा कि समर अपने रिज़ल्ट को लेकर के परेशान है ना, और यह परेशानी वाजिब भी है। दूसरा है कि घर के लोग समझ रहे हैं कि अब समर खूब पैसा कमा रहा है और परिवार में योगदान देगा, लेकिन ये तो समर ही जानता है कि अब उतना पैसा उसे नहीं मिल रहा है कि वह अपने परिवार की मदद जो है कर सके। ठीक है, तो हम जहाँ पर मैंने ख़त्म किया था वहीं पर हम चलें, क्योंकि मैंने बताया ये अब ज़्यादा रह नहीं गया है। यह उपन्यास अब ज़्यादा रह नहीं गया है, हम जल्द ही इसको ख़त्म करने वाले हैं और हम क्वेश्चन आंसर पर आएंगे। ठीक है, तो पेज नंबर 147 हम पढ़ रहे थे, पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था, तो हम उसी पर आए। और जैसा कि आप जान रहे हैं कि एग्ज़ाम को लेकर के भी कोई जल्दबाजी नहीं है। तो मैंने अपनी नौकरी पर जाना शुरू कर दिया था। अभी तो स्कूल कॉलेज नहीं खुले थे, इसलिए सोचता था जब तक हो सके प्रभा को कम से कम कष्ट दिया जाए, फिर तो मजबूरी हो ही जाएगी। या मैंने पिछले वीडियो में मैंने इसको पढ़ा था। ठीक है, तो वह सोचता है कि प्रभा को कम से कम परेशानी उठाने दिया जाए, जब तक कुछ नहीं है तब तक आराम से वो थोड़ा अपनी ज़िंदगी जो है बिता ले। ठीक है, काम पर पहुंचने का तरीका भी बड़ा दिलचस्प था। हमारे शहर में 2 स्टेशन थे, एक हमारे घर के पास पड़ता था और एक उधर जहां मुझे काम करने जाना होता। सुबह एक गाड़ी जाती थी और बीच में कहीं रुकती नहीं थी। मुश्किल से 5 मिनट का रास्ता था। गाड़ी के रुकते ही मैं रेल की टूटी तारों वाली बाड़ से फुर्ती से बाहर हो जाता और शान से इस तरह से सड़क पर चलने लगता जैसे मैं तो सड़क पर चल रहा था। पहले 1 दिन तो जो हालत थी उसका बयान नहीं कर सकता। प्रभा को मैंने बताया था, मेरा दिल ऐसे धड़क रहा था कि कानों में बजता सुनाई देता था। रेल में ऐसा मन घबराता कि चक्कर आने लगते। बार बार सारा शरीर पसीने से तरबतर हो जाता और हर पल लगता कि इधर टीटी आया, उधर से काले कोट वाले आदमी ने मेरी बाह पकड़ी। यानी अब समझ सकते हैं कि बिना टिकट के समर बाबू यात्रा करना शुरू कर दिए थे। लेकिन यह तो पहले 2 दिनों की हालत थी। इसके बाद तो हिम्मत बढ़ गई और मैंने तरह तरह के बचाव के पैंतरे सीख लिए। गाड़ी के चलने तक मैं निहायत ही तटस्थ की तरह ही घूमता रहता, मानो किसी और गाड़ी का इंतजार कर रहा हूँ या किसी और काम से यहाँ आया हूँ। टीटी पर आंख रखता और जैसे ही गाड़ी चलती उससे सबसे दूर पड़ने वाले डिब्बे में चढ़ जाता। जैसे ही गाड़ी रुकती कि सबसे पहले प्लेटफॉर्म पर उतरकर फिर इस तरह टहलने लगता, मानो मैं तो जाने कब का यहाँ टहल रहा हूँ। मुझे इस रेल से क्या लेना देना। इस तरह
रेल का यह सफ़र एक मनोरंजन भी रहता था और एक भारी मुसीबत से छुटकारा भी इसकी वजह से मिल गया था, वरना सुबह ही जितना पैदल चलकर आना पड़ता उसकी तो कल्पना से ही मैं डर गया था। गर्मियों में तो जैसे तैसे घूमते हुए आया जा सकता था, मगर जाड़ों में अपने पुराने कपड़ों में ठंड से ठिठुरते हुए आना तो सचमुच मुसीबत होती। उस कल्पना से ही रूह कांप जाती। लेकिन काम शुरू में जितना रोचक लगा, बाद में तबीयत उतनी ही उससे उबने लगी। 5 से 11 तक प्रूफ के गीले खुरदरे कागजों पर फैलती स्याही के 6 घंटे लगातार उल्टे सीधे निशान बनाते बनाते सिर भन्नाने लगता था। प्रूफ रीडिंग में ऐसा होता है, बहुत सारे उसमें साइन होते हैं, चिन्ह होते हैं हर शब्दों के लिए, गलत के सही के, है ना, कुछ छूटा है उसको जोड़ने के, ऐसे शब्द चिन्ह जो है उसके लिए प्रूफ रीडिंग के लिए रहते हैं। मीडिया में, मैंने भी मीडिया में जो है इसको पढ़ा है, पत्रकारिता में। उस समय मैं और भी डर जाता कि अगर यह काम सचमुच ही इतना थका देने वाला और कष्टदायक है तो कॉलेज के दिनों में यहाँ से जाने के बाद पढ़ लिख क्या पाऊँगा, कुछ समझ में ही नहीं आएगा। पहले कुछ दिन तो जोश जोश में मैंने इतने सारे पन्नों के प्रूफ एक साथ देख डाले कि सारे प्रेस वाले चकित रह गए। लगता था कि इस जरा से काम में दिक्कत ही क्या है, केवल पढ़ना ही तो है, जहाँ गलत लगे वहाँ निशान बना दो, लगा दो। लेकिन मैनेजर ने बाद में सारे पन्ने लौटा दिए क्योंकि उनमें ढेरों गलतियाँ भरी पड़ी थी। मैंने तो खूब ध्यान से देखा था, ये कैसे छूट गए, मेरी समझ में ही नहीं आया। धीरे धीरे वह सारा जोश समाप्त हो गया और एक एक अक्षर कॉपी से मिला कर जांचने के बाद अपना सिर गीली मिट्टी के लोंदे जैसा लगता था। गीली मिट्टी के लोंदे जैसा यानी भारी भारी लगता था, इसका मतलब यही है। प्रेस की मशीनों की खस और खटर खटर चलती रहती और उन आवाज़ों के ऊपर सारे गले से चीख कर दिए गए हुक्म गूंजते रहते। नोट टाइप उभर क्यों नहीं रहा है, अब स्याही ज़्यादा आने लगी, अब देख क्या रहा है, मुंह फाड़ कर कागज लगा। मैनेजर अपनी स्याही लगी पतलून में दोनों हाथों को ठूसे पास आकर खड़ा हो जाता और मुझे प्रूफ पढ़ते हुए देखता रहता तो मुझे ऐसी घबराहट और बेचैनी होती जैसे इम्तहान के दिनों में इन्विजिलेटर के पास आकर खड़ा हो जाने पर होती थी। परीक्षा में इन्विजिलेटर आता है, जांच करने वाले आते हैं, क्या लिखा जा रहा है, नकल नहीं ले रहे हैं ना, बाहर से जो आते हैं। फिर वह चलते चलते कह जाता, बड़े सुस्त प्रूफ देख रहे हैं मिस्टर, मशीन खाली पड़ी है, अभी तो करेक्शन भी टाइम लेगा, ज़रा ध्यान से देखिए और कई बार देखिए। प्रूफ देखने का काम तो झाड़ू लगाने का काम है, जितनी बार झाड़ो उतनी ही बार कूड़ा कहीं ना कहीं से दोबारा निकल आता है। इसके अलावा और जिधर देखो उधर एक कलोंच स्याही छाई रहती। एक तरफ सुमेरा बैठा बैठा पानी में भीगो भीगो कर कुछ कूटता रहता और दूसरी तरफ मशीन मैन 2-4 ईंटों का चूल्हा बनाकर स्याही औटाया करता। ये पुराने ज़माने की प्रिंटिंग की कहानी है, ऐसे ही होता था। ठीक है, तो सरेस की बदबू से उबकाई आती रहती और मशीनों से टपकती काली तेलदार कीचड़ अदबदा कर कपड़ों पर लग जाती। सिंधी होटल का लड़का हर 10 मिनट बाद अपने गिलासों को तारों के लटकन में लगाए कभी किसी को और कभी किसी को चाय देता रहता, या मैनेजर के पास छपाने के लिए आए ग्राहकों की खातिर के वक्त सुमेरा उसे आवाज़ें दिया करता, है ना। सुमेरा उस व्यक्ति का नाम है, ठीक है, जो स्याही क्या करता है, स्याही बनाता है ना। कल कारखानों में हम देखते हैं वैसे गिलास तार में लपेटे हुए, है ना, कांच के गिलासों का इस्तेमाल होता है। लेकिन वहाँ काम करने वाले लोग इतने दिलचस्प थे कि मन उबता नहीं था।
पहले तो बड़ा अजनबी अजनबी सा लगता था, लेकिन जल्दी ही वे मुझे अच्छे लगे। टाइपों को केसों में डिस्ट्रीब्यूट करते या कंपोज करते हुए बड़े रस ले लेकर किसी की लड़की की प्रेम कहानी, काल्पनिक या कई सिनेमाओं के धालमेल से तैयार किए गए अजीबों गरीब किस्सों का बखान हुआ करता। चाहे बात सिनेमा की हो या अपने जीवन की, सबके पास विषय एक ही था, अपने अपने प्रेम संबंधी अनुभवों का वर्णन। उनमें एक लड़के ने मेरा ध्यान अपनी ओर अक्सर खींचा। वह अक्सर चुप ही रहता था और उसके चेहरे बोलचाल के ढंग को देखते ही लगता था कि वह किसी शरीफ घराने का है। अक्सर चुप ही रहता था, मानो अपने को इन सब के स्तर के साथ मिलाने को तैयार ना हो। बूढ़े मशीन मैन ने बहुत कम सिनेमा छोड़े थे, यानी बहुत सिनेमा देखा था जो मशीन मैन था बूढ़ा, और उन लोगों के सारे किस्से मैं रोज प्रभा को आकर सुनाया करता। जब 12 बजे की कड़कती धूप में पसीने से तरबतर घर आता तो भूख के मारे चक्कर आ रहे होते, लेकिन गर्मी के कारण 2 गिलास पानी चढ़ा लेता और फिर देर तक खाना खाने की इच्छा नहीं रहती। खाना मैं ऊपर ही मंगा लेता। प्रभा मेरे लिए इतनी देर भूखी बैठी रहे, यह बात मुझे कोंचती थी। चुभना कोचना है ना, एक ही मुहावरा। इसलिए पहले ही दिन मैंने कहा था, यह तुम्हारी क्या बेवकूफ़ी है प्रभा, इतना पढ़ लिख कर भी तुम हो वही मूर्ख ही। 1 बजे तक मेरे लिए बैठे रहने की क्या ज़रूरत है, वक्त पर खा लिया करो ना, दिन भर काम करती रहती हो। मैं तो अपने वक्त पर ही खाती हूँ, तुम समझते हो तुम्हारे लिए इतनी देर बैठी रहती हूँ। घर के काम काज से छुट्टी ही अब मिलती है। और प्रभा मुंह बनाकर कहती, बड़े खूबसूरत हो ना जो तुम्हारे लिए इतनी देर बैठी रहूँगी। यहाँ खाने के लिए किसी की राह नहीं देखते। नहीं देखते तो पहले क्यों नहीं खा लेती। उसकी चालाकी पर मुझे अच्छा लगा। आई खूबसूरत की बच्ची, मिलाकर देख लो, तुम्हारे घर वालों में सबसे ज़्यादा खूबसूरत हूँ। एक से एक बनमानुस रखे हैं सब। हमारे घर वालों को अगर कुछ कहा तो बुरा हो जाएगा। हाँ तो नहीं, जब तक कुछ कहे नहीं सिर पर ही चढ़े आते हैं। उसने त्योरियों पर बल डालकर आंखें तरेरी, है ना, आंखें दिखाया। हम भी तो देखें कि कहकर ही कोई किसी का क्या कर लेगा, मैंने चिढ़ा। तो हम चलते हैं, तुम यहाँ अकेले बैठकर बको। वह झमक कर उठकर चल दी। एक तो अम्मा जी जिठानी जी की जली कटी सहकर यहाँ इनके पास बैठो, और यहाँ फिर एक यह सब बकें। हम ही तो फालतू मिले हैं। और उसका गला भर रहा आया ही था कि घूंट भरकर उसने सारी बात को परिहास बना दिया। परिहास यानी हंसी मजाक जो करते हैं उसको परिहास कहते हैं। तुम भी तो तभी ठीक रहते हो जब बाबूजी हल्ला मचाते। मैंने मनाने के ढंग से उसका हाथ पकड़ लिया। मेरा क्या गया, तुम ही हो रही थी लाल उस वक्त, जैसे सिंदूर में नहला दिया हो। ओह, अपनी नहीं बताएंगे, कांप रहे थे, गले से आवाज़ नहीं निकल रही थी और अब शान ऐंठ रहे हैं। वह उस दिन की बात से हंस पड़ी। अच्छा छोड़ो भी, तुम भी क्या बेकार की बातें लेकर बैठी हो। आओ हम लोग खाना खाएं। मैं उसका हाथ थाली की ओर खींचकर उससे जबरदस्ती रोटी तुड़वाने की कोशिश करने लगा। ठीक है, तो यहाँ हमने देखा, ठीक है, इस तरह की लाइनें हैं। हाय, तुम मुझे जिंदा नहीं रहने दोगे, कोई देखे तो घर से बाहर ही निकाल दे। साथ साथ खाना खा रहे हैं। उसने डरते हुए बाहर की ओर देखा। अच्छा बको मत, खाओ चुपचाप, मैंने उसे डांट दिया। मन में सोचा, एक तो बेचारी इतनी देर तक बैठी रहे और फिर साथ खाने का सुख भी ना पाए। आंखों के आगे भविष्य की वह तस्वीर कौंध गई जब हम और वह मेज पर बैठकर साथ साथ खाया करेंगे। जंगले से झांकती हुई वह मेरे कॉलेज के खाली पीरियड्स के लिए प्रतीक्षा किया करेगी। ये जो है मैंने बताया कि भाववादी है समर, बहुत सोचता है, भाववादी है, सिर्फ काल्पनिक जीवन जीता है, सोचता है, भाववादी है ना। एक खोई सी मुस्कुराहट उसके चेहरे पर भी उभरी। लगा कि कुछ इसी ढंग की तस्वीर उसके दिमाग में भी कौंधी।
उसने उठकर किवाड़ बंद कर दिए। अच्छा, पहले किवाड़ बंद कर लें। और फिर एकदम बच्चों की तरह कंधे हिलाकर मचल कर कहने लगी, हमें तो शर्म लगती है साथ खाते। पीटोगी अगर शर्माने उर्माने का बहाना किया। वह उठने की कोशिश करने लगी तो मैंने फिर खींच कर बिठा लिया। अब यहाँ इंपॉर्टेंट लाइन है, इसके लिए ही मैंने वीडियो को आगे चला लिया। और उस समय सारा घर स्तब्ध रह गया जब सुना कि मैं तो जैसे तैसे सेकंड डिवीज़न में पास हो गया, लेकिन अमर का कहीं नाम ही नहीं निकला। घर की वह तस्वीर अभी भी मेरे सामने है। अमर एक ओर बैठा सुबक रहा था। सारे घर में मुर्दनी सी छाई थी। इस चोट की गहराई के सामने मेरे पास होने की खुशी को किसी ने महसूस ही नहीं किया था, है ना। पूरा परिवार गुस्सा और क्रोध दोनों था, है ना। शोक और गुस्सा दोनों था, क्योंकि एक लड़का किसी तरह पास हुआ तो दूसरा पास भी नहीं हुआ। इसको लेके बाबूजी बड़े कुपित थे। हम इसी पैरा को पूरा करेंगे। उसे अब फिर एक साल नए सिरे से पढ़ाना होगा। इस कल्पना की विभीषिकाएं सबकी आंखों के सामने नाच रही थी। बाबूजी पहलवानों की तरह दोनों हाथ छाती पर बांधे उद्वेग से इधर उधर से टहल रहे थे। उल्लू के पट्टों से कहते थे कि पढ़ो पढ़ो, पर इन सालों को फुर्सत कहाँ। एक की शादी क्या कर दी, हाथ से ही चला गया। बड़े छाती ठोंक कर कहते थे, बाबूजी आपको क्या है, मैं जो चाहे जो करता रहूं, लेकिन फर्स्ट डिवीज़न ना आए तो कहना। अब ले चाट सेकंड डिवीज़न को रखकर। और अमर जी तुम तो साफ सुन लो बात, मेरे तो बस का है नहीं कि हर बार रुपया तुम्हारे ऊपर पानी की तरह बहाऊं। तुम्हें अपनी मटर गश्ती से फुर्सत हो तो पढ़ने लिखने में भी मन लगे। पढ़ना है तो अपने बूते पर पढ़ो, वरना भीख मांगो। ठीक है। तो प्रभा ने बताया कि भाभी वैसे तो अपने अमर लाला जी के फेल होने पर बड़ा दुख प्रकट करती रही, उन्हें सांत्वना बंधाती रही, लेकिन भाई साहब से कह रही थी, अच्छा अंधेरा इस घर में, एक तो दिन रात हड्डे पेल पेल कर इन मुस्टंडों को पालो पढ़ाओ, और इनको इतना ख्याल नहीं है कि अगले के भी तो बाल बच्चे हैं, है ना। क्योंकि बड़े भैया जो हैं, धीरज जिसका नाम है, वह तो सबके पढ़ाई का खर्चा दे रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, है ना। बाबूजी तो कुछ करने वाले हैं नहीं, कमाने वाले बड़े भैया हैं। इसके आगे भी तो जिंदगी पड़ी है। तब फिर भाई साहब ने समझा, चुप रहो, हमारी ज़िंदगी तो सिर्फ इसी काम के लिए बनी है कि बैल की तरह कमाएं और इस गड्ढे में डालते रहें। और इसके बाद वे रो पड़े थे। भाई साहब का दुख मुझे बहुत गहराई तक मथ गया, है ना। ये भी इम्पोर्टेंट लाइन है कि भाई साहब का दुख मुझे बहुत गहराई तक मथ गया। आप लोग इसको अंडरलाइन कर लीजिए। पिछली जो पंक्ति थी उसमें भी मैंने अंडरलाइन किया है, आप लोग को शायद ना जनाई गया हो, तो पर फिर मैं उसको रिपीट कर दे रहा हूँ, क्योंकि यहीं पर हम वीडियो ख़त्म करेंगे। भाई साहब का दुख मुझे बहुत गहराई तक मथ गया। इसके बाद यहाँ जो है, उस समय सारा घर स्तब्ध रह गया जब सुना कि मैं तो जैसे तैसे सेकंड डिवीज़न में पास हो गया, लेकिन अमर का कहीं नाम ही नहीं निकला। घर की वह तस्वीर अभी भी मेरे सामने, यही लाइन दे सकता है ना। घर में मुर्दनी सी छाई थी। इस चोट की गहराई के सामने मेरे पास होने की खुशी को किसी ने महसूस ही नहीं किया था। तो आज के लिए इतना ही। फिर हम नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे और जल्द ही हम इसको ख़त्म करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।